जय हिंद सभी को। मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, कल तक हम लोगों ने बात की थी कहाँ तक, कर्मनाशा नदी तक हमने कल तक बात कर ली थी। अब आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। हमने कल आपसे कुछ क्वेश्चन भी किए थे लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, हमें पहले से पता था। चलिए ठीक है, अगर आप आंसर देते हैं तो उसमें आप ही का रिविज़न होगा, आप ही के दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। हमारे तो वैसे भी धीरे धीरे सेट होती ही जा रही हैं। चलिए ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं। कल तक हम लोगों ने कर्मनाशा नदी तक बात कर ली थी। चलिए थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। गंगा की हमने दाएं तट से बताई थी। चंबल किसकी सहायक है आप बताइएगा। घड़ियालों का प्रदेश, ये सब बातें हमने कर ली थी। घड़ियालों का आवास, घड़ियालों का आवास हमारी चंबल नदी। चंबल की सहायक हमने आपको बताई थी छिप्रा। उसके बाद हमने आपको बताई थी ये चंबल में घड़ियालों का आवास, ये भी हमने आपको बता दिया था। चलिए फिर उसमें अगली बात हमने की थी कौन सी, चंबल नदी की हमने पूरी बात कर ली थी। चंबल की सहायक नदियों के भी बारे में बात कर ली थी। चंबल में यहाँ पे हमने बांध बताए थे, ये इंपॉर्टेंट बांध है, इसको याद रखिएगा कि चंबल में हमारा गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है, एमपी में। उसके बाद चंबल में दो बांध हमारे और स्थित हैं, एक हमारा जवाहर सागर और दूसरा हमारा राणा सागर। ये कहाँ पे हैं, ये दोनों हमारे राजस्थान में हैं। चलिए ठीक है, आज हम आगे बात करते हैं नदियों को, फिर ये टॉपिक धीरे धीरे। अगली नदी कौन सी, ये अगली होगी हमारी सोन नदी, गंगा की सहायक में, ये अंतिम होगी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी, सोन नदी। कौन सी नदी के बारे में बात करने वाले हैं, सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। किसका, सोन नदी का उद्गम हमारा अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह उत्तर की ओर चलते हुए, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से व उत्तर की ओर बहते हुए यह दानापुर बिहार में किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में हमारी सोन नदी मिल जाती है। इसी नदी पर बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर स्थित है। कौन सी, बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर स्थित है। इन सब परियोजनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह कौन सी, सोन नदी में जो बाण सागर परियोजना है, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन से 3 राज्यों की, बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन से 3 राज्यों की बात करेंगे, हमारा पहला होगा यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। दूसरा होगा एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। और तीसरा होगा हमारा झारखंड। कौन से 3 राज्य, झारखंड। इसकी सोन की सहायक नदी है हमारी कौन सी, यूपी नदी। कौन सी नदी, यूपी नदी। वो सॉरी हमारी सोन की सहायक है कौन सी, रिहंद नदी, जो कहाँ, यूपी में, इसमें यूपी में बहती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें थोड़ा हमें पॉइंट बताना था इसीलिए बार बार यूपी याद आ रहा था, सॉरी। चलिए, सोन की सहायक हमने बात की कौन सी, रिहंद नदी। रिहंद नदी पे ही हमारा एक जलाशय स्थित है। जलाशय क्या कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं रिहंद बांध। कौन सा, रिहंद नदी पर रिहंद बांध। और इसी बांध के पीछे, कौन से, रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय। जैसे अब मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे जब बांध बना दिया जाएगा, ये हमारा बांध बन जाएगा, तो इसमें जैसे ये हमारा बांध बन गया, इधर नदी बह रही है, तो यहाँ पे ये जल इकट्ठा हो जाएगा ना। जल इकट्ठा करने के लिए ही बनाया जाता है हमारा जलाशय। तो ये जलाशय जो स्थित है, इसे झील का नाम दिया गया कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हमारे कहाँ पे स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन से, रिहंद बांध के पीछे स्थित जलाशय, जलाशय का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी नदी, रिहंद नदी। ये याद रखिएगा, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। चलिए इसी वक्त एक आपका हम वो एक इसमें गोविंद सागर होगा हमारा। चलिए इसका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। भारत की सबसे, इसमें गोविंद सागर ये हमारा हिमाचल प्रदेश में होगा। कौन सा, गोविंद सागर। चलिए अभी हम इसकी झीलों की बात आगे करेंगे। चलिए इसमें पॉइंट लिखते हैं, हम साफ कर देते हैं। कहाँ गया, सोन नदी की बात करते हैं। चलिए लिखते हैं, इसका उद्गम
अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से हमारी सोन नदी का उद्गम होता है। और यह हमने आपको बताया, यह उत्तर की ओर चलते हुए गंगा नदी में दानापुर बिहार, कहाँ पे, दानापुर बिहार में मिल जाती है। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे हम, वही हमने आपको बताया, कौन सा, रिहंद नदी। कौन सी, रिहंद नदी। अब इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, सोन की सहायक रिहंद नदी है, जिस पर स्थित रिहंद बांध के पीछे, जिस पर कौन सा बांध है, जिस पर रिहंद बांध है। चलिए आगे लिखते हैं, बांध के पीछे स्थित जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी वक्त गोविंद सागर भी लिखा सकते हैं आपको, जो गोविंद सागर झील हमारे हिमाचल प्रदेश में है, कौन सी, सतलज नदी पे, वो भी हम आगे लिख लेंगे। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सोन नदी में गोविंद वल्लभ पंत सागर, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ये भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, जो सोनभद्र, कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, ये बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है, शायद सोनभद्र नहीं दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, सोनभद्र में ये हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। कहाँ पे, सोनभद्र में। इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें सोन नदी पर एक परियोजना हमने आपको बताई थी, बाण सागर परियोजना। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लिए सबने। अब अगला होगा इसमें, सोन नदी पर बाण सागर, कौन सा सागर, बाण सागर परियोजना स्थित है, जो तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तीन राज्य कौन कौन से होंगे, यूपी, एमपी, झारखंड।
चलिए ये हमारी हो गई कौन सी, सोन नदी। बात कर लेते हैं इसमें सोन की सहायक में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोन की सहायक एक कौन सी होगी, रिहंद नदी। सोन की सहायक नदियाँ आगे चलिए लिख देते हैं हम इसमें। सोन की सहायक में होगी उत्तरी गोयल गोपद, पहली होगी हमारी रिहंद, दूसरी होगी उत्तरी गोपल, कौन सी, उत्तरी गोपल, और अगली होगी हमारी रोहिला, कौन सी, रोहिला। ये सोन की सहायक है। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आज काफ़ी दिन हो गया रिवीजन हम लोगों ने किया नहीं। रिवीजन हम करते हैं नदियों के शुरू से, थोड़ा सा करेंगे। सर्वप्रथम हमने आपको बताया नदियाँ अपक्षय, अपरदन व निक्षेपण। आप हमें बताइएगा अपक्षय किसे कहते हैं। अब अपक्षय की बात करते हैं। अपक्षय हमने आपको बताइए था कौन सा, काटना। अपक्षय, अपक्षय नदी कौन सी अवस्था में करती है, अपक्षय नदी अपनी युवा अवस्था में करती है। और उसके बाद हमने आपको बताया था अपर्दन। क्या, अपर्दन। अपर्दन क्या होगा, रगड़ना या घिसावट, क्या कहलाता है, अपर्दन। और उसके बाद हमने आपको बात की थी निक्षेपण। कौन सा, निक्षेपण। निक्षेपण हमारा नदियाँ कब करती हैं, ये प्रौढ़ावस्था या एकदम ये वृद्धावस्था में कह सकते हैं निक्षेपण करती हैं नदियाँ। उसके बाद हमने बात की थी नदियों की 3 अवस्था, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धा। उसके बाद आ गए थे हम लोग सिंधु नदी में। अब हमें इतना तो यकीन है कि आप सिंधु नदी के बारे में कोई भी पॉइंट आएगा आप लोग उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने आपको हर एक चीज़ बताई थी। चलिए फिर थोड़ा बात करते हैं सिंधु के बारे में आज। सिंधु का सर्वप्रथम उद्गम ये सोन नदी हो गई हमारी। चलिए ठीक, अब थोड़ी सी सिंधु नदी के रिवीजन करते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगली नदी होगी हमारी पुनपुन। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में। हमने आपको बताया था ये, एक मिनट, थोड़ा भारत का हम ऊपरी हिस्सा बना लेते हैं, बन नहीं रहा है। चलिए ये समझ लीजिए, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। ये यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, ये कौन सा एरिया है, ये तिब्बत है। कौन सा है, ये तिब्बत है। तिब्बत के ये हमने आपको कौन सा ग्लेशियर, मापुचा चुंग, सॉरी मापचा चुंग नहीं होगा इसमें, चेमा युंग डुंग। कौन सा, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ, कैलाश पर्वत। ये भी हमने बताया था कैलाश पर्वत। ये 3 चीजें हो गई। दूसरा हमारा क्या था, बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आया, या ये क्वेश्चन हम लिखते हैं सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम, ये क्वेश्चन आया। अब हमारा जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब जैसे चौथे में हमारा इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारा ये आ गया, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अब चेमा युंगडुंग आ गया तो हम चेमा युंगडुंग को सही कर देंगे, ठीक है। अब चेमा युंगडुंग के बाद आ गया मानसरोवर झील, तो हम मानसरोवर झील को टिक कर देंगे। जैसे आ गया बोखरचू हिमनद, तो हम बोखरचू हिमनद को टिक कर देंगे। साथ में कभी नहीं आएंगे, ये मत सोचिएगा कि साथ में आएंगे तो किसको टिक करेंगे, साथ में नहीं आएंगे। अगर साथ में आ भी जाते हैं तो आप मानसरोवर झील को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। कौन सी, मानसरोवर झील को। ये इतनी बात हमने कर ली थी किसमें, सिंधु नदी के बारे में। अब चलिए इसमें आगे बात करते हैं थोड़ा सिंधु में। उसके बाद ये कौन सी झील थी, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। उसके बाद अब आप बताइएगा, आप अपनी कॉपी में बना के इसी तरह रिवीजन करिए, यकीन मानिए आपको पूरा याद हो जाएगा। पूरा सिंधु नदी तो कहीं जा ही नहीं सकती छट के। उसके बाद ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब ये नदी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक से। ये भी हमने बताया दिया। लद्दाख श्रेणी को काटकर इसके दाहिने सिरे पे कौन सा, लेह स्थित है। दाएं सिरे पे लेह स्थित है। यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। ये भी हमने बात आपको बता दिया था। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसे तिब्बत या चीन में क्या कहते हैं, सिंघी खंबान या शेरमुख कहते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया था।
उसके बाद ये इसके किनारे इसके ये यहाँ पे ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये पाकिस्तान में हमने आपको बताया था चिल्हड़ से। और उसके बाद यहीं पे हमने एक गार्ज का निर्माण किया था। कौन गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी? गार्ज का नाम हमने आपको बताया था कौन सा? बुंजी गार्ज। कौन सा गार्ज? बुंजी गार्ज, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसकी लंबाई 52 फुट थी, हमने आपको बताया। उसके बाद यह सिंधु नदी अटक से मैदानी भागों में आ जाती है, ये बात हमने की। उसके बाद सिंधु की पंचनद नदियों का जल कहाँ पे आके मिलता है? मिठानकोट पाकिस्तान के, ये भी हमने आपसे बात की। उसके बाद हमने पाकिस्तान का कराची भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वह कराची के बाद यह डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में गिरने वाली दो और नदियों का नाम बताइए। एक होगी हमारी नर्मदा, दूसरी होगी ताप्ती। कौन सी? नर्मदा व ताप्ती। इतनी बात हो गई। कल हमने बात की थी, आप बताइएगा। ताप्ती के किनारे हमने आपको बताया था कौन सा शहर स्थित है? ताप्ती के किनारे हमारा सूरत, और हमारी राप्ती के किनारे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे। इतनी बात हो गई सिंधु में। सिंधु का पुराना नाम भी हमने आपको बताया था। सिंधु का पुराना नाम हमारा हिंडन नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नाम। चलिए, सिंधु में बात हो गई। उसके बाद ये सिंधु जल विवाद भी हमने पढ़ा था। कब हुआ था यह? 19 सितंबर 1960 को। पाकिस्तान से कौन थे इसमें? अध्यक्षता किसने की थी? अयूब खान जी। और वह इसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसमें थे। उसके बाद मध्यस्थता किसने की थी? हमारी विश्व बैंक ने। पाकिस्तान से अयूब खान, व भारत से नेहरू जी, और इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक। इसके तहत हमारा निर्णय क्या हुआ था कि सिंधु झेलम चेनाब, किसका? सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी कौन यूज करेगा? सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी, ये सब हमने आपको बता दिया था, ये हमारा पाकिस्तान यूज करेगा। अगर जाहिर सी बात है पाकिस्तान 80 यूज करेगा तो भारत हमारा 100 यूज करेगा। उसके बाद रावी, व्यास, सतलज की बात हमने की थी। इन तीनों का 80% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान। चलिए, इतनी बात हो गई थी हमारी। उसके बाद हमने सिंधु की पंचनद नदियों के बारे में बात की थी। सिंधु की पंचनद में हमने बात की थी। आप हमें बताइएगा, सिंधु की पंचनद में ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल केवल भारत में ही बहता है? कौन सी नदी है हमारी? व्यास नदी। व्यास का उद्गम हमने आपको बताया था व्यास कुंड, याद रखिएगा ये सब। उसके बाद हमने सिंधु की सबसे बड़ी सहायक में आपको बताया था कौन सी नदी आएगी हमारी? सिंधु के सबसे बड़ी सहायक में हमारी चेनाब आएगी। चेनाब का पुराना नाम भी हमने आपको बताया था। वह चेनाब दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? चंद्र व भागा नाम से। चंद्र व भागा नाम से इन्हें हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। चलिए, चेनाब का पुराना नाम बताइएगा आप। चेनाब का पुराना नाम अश्विनी, बात की थी हमने। रावी का पुराना नाम पुरुषड़ी। चेनाब का पुराना नाम अश्विनी, रावी का पुराना नाम पुरुषड़ी। उसके बाद झेलम का हमने बताया था कौन सा? रवितस्ता। और व्यास का विपाशा, सतलज का सतुषड़ी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं हमारा इधर रह जाएगा। ठीक है, इतना रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग एक रिवीजन क्लास रख लेंगे, उसमें जितना पढ़े पूरा रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली नदी हमारी कौन सी थी? पुनपुन। पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में। चलिए, अब हम बात करते हैं कौन सी? पुनपुन नदी के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौन सी? पुनपुन। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? आप हमें बताइएगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। कब? 2008 में। चलिए, अब बात करते हैं हम पुनपुन नदी के बारे में। दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको। पुन नदी कौन सी? पुनपुन नदी। यह भारत का रूहर प्रदेश, यह भारत के रूहर प्रदेश का निर्माण करती है। रूहर प्रदेश मतलब कोयला जिसमें पाया जाता है, उसमें उसका निर्माण पुनपुन नदी करती है। और इसमें पुनपुन, यह फतुहा बिहार में गंगा से मिल जाती है।
कहाँ से? फतुहा बिहार में गंगा से मिल जाती है और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। एक हमने आपको हुगली की सहायक बताई थी, शायद याद होगा आप लोगों को। हुगली की सहायक कौन सी नदी? दामोदर। और आप बताइएगा, गंगा को हम लोग बांग्लादेश में दो वितरकों में गंगा बढ़ती है, एक ये सॉरी, ये तो हमारी हुगली हो गई थी। हुगली के तट पर हावड़ा व कोलकाता स्थित है। और ये हमारी कौन सी नदी थी? दामोदर, हमने आपको बताया था। और ये गंगा जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को, ये भी हमने बात की थी। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से। और यमुना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसमें बांग्लादेश में कौन से नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से यमुना को जानते हैं। चलिए पुनपुन नदी के बारे में लिख देते हैं। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है हमारी पुनपुन नदी। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, कौन सी नदी में? पुनपुन नदी में। यह फतुहा बिहार में गंगा में मिल जाती है। फतुहा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है हमारी पुनपुन नदी। और यह भारत के यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार भारत का रोहर प्रदेश ब्रैकेट में कोयला है, भारत का रोहर प्रदेश है। चलिए इतना बना लीजिए। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र का आज हम लोग फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसमें विस्तार से हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में। हो गया, साफ करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर, जिसे सम्राट अशोक ने बसाया था। श्रीनगर हमारा, हमने आपको बताया था, श्रीनगर सम्राट अशोक ने बसाया था। कौन सी नदी के तट पर है? ये झेलम नदी के तट पर है। ये बात हमारी हो गई थी। हमें सतलज का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राक्षस ताल या राकस ताल से। ये भी बात हमने बात कर ली थी। चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली आज से हम लोगों ने शुरू कर दी है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डाल देते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम फिगर बनाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा हमें अच्छे से। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका पूरा फिगर बना देते हैं, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इसको सांगपो या यारंगल, सांगपो या यारंगल, सांगपो या रंगल कहते हैं इसे, सांगपो या रंगल। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अभी बात करेंगे। और उसके बाद ये पर्वत है, ये हमारा है नामचा बरवा,
नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, कौन सा पर्वत? नामचा बरवा पर्वत। ये हमारा है यांगया दर्रा, यांगया दर्रा। उसके बाद यह नदी, इसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं दिहांग, क्या? दिहांग। ये सिंधु नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से इसमें दो नदियाँ मिलती हैं पासी घाट में। कहाँ पे मिलती हैं? पासी घाट सदिया। ये है हमारा पासी घाट, कौन सा घाट? पासी घाट सदिया में स्थित है। इसमें दो नदी आके मिलती हैं, एक हमारी दिबांग और एक लोहित। ये होगी हमारी दिबांग नदी, कौन सी नदी होगी? दिबांग। और ये होगी हमारी लोहित नदी। उसके बाद इसमें एक द्वीप स्थित है जिसे जिला घोषित किया गया है, भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला, सब लोगों को पता होगा। ये है हमारा कौन सा? मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप। यहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, या ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जानते हैं। अब इसमें अगली बात करते हैं। यह सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी, कौन सी घाटी? रैंप घाटी। ये फिगर बना लीजिएगा क्योंकि फिगर से हमारे दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं। मैप में दिखेगा नहीं तो मैप हमने लगा रखा है, इसमें दिखेगा नहीं। ये हमारा पासी घाट यहाँ पे है, इसलिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और इसमें ये हमारा पासी घाट है, दिखेगा नहीं उतना सही से, मैं आपको दिखाते हैं। इसमें आप ढूंढिए, यहाँ पे देखिएगा ये सब मिल जाएगा। ये पासी घाट है, ये हमारा पासी घाट पे इसमें दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक हमारी दिबांग और एक हमारी होगी लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। ठीक है, आप मैप में देखिएगा, इसमें ज़्यादा साफ दिखेगा नहीं आपको दिखाते हैं पूरा। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में ये हमारी, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया हमारी, ये रैंप घाटी में रहती है। फिगर बन नहीं पा रहा जगह कम होने के कारण, लेकिन ठीक है इतना समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ये यहाँ से, ये यहाँ पे ये है हमारा धुबरी। कौन सा है ये? धुबरी, धुबरी। कौन सा स्थान है ये? धुबरी। धुबरी से या बांग्लादेश में आ जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम सब लिख देते हैं आपके लिए। धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश, धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश इसका हो जाता है। उसके बाद इसमें हम यह गुम्फित मार्ग में, चलिए उसको बाद में लिखा देंगे, उसमें पॉइंट में लिख लेंगे, उसमें यहाँ जगह नहीं है कोई बात नहीं, इसको पॉइंट में लिख देंगे। कोई भी चीज़ हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। अभी तक इसकी सहायक नदी यहाँ पर नहीं बना रहे, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें ये यहाँ पे पद्मा, कौन सी? पद्मा, कौन सी? पद्मा, पद्मा। इसके बाद इसकी, जैसे ये गंगा नदी बांग्लादेश में आके इसमें मिलती है ना, ये गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते जाते हैं। इसी की एक शाखा को, गंगा को ही हम भागीरथी भी कहते हैं। ये पे कौन सी? भागीरथी। इसका नाम दोबारा पड़ता है बंगाल के बाद, भागीरथी। कौन सी दो नदियों के संगम से हमारा देवप्रयाग का निर्माण होता है? भागीरथी, भागीरथी। ये पद्मा है। अब इसकी संयुक्त धारा क्या कहते हैं? इसको, इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है।
ये हम बांग्लादेश में आ गए हैं यहाँ से धुबरी से, याद रखिएगा धुबरी से हम लोग बांग्लादेश में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर इसी में अगला हम बनाते हैं पद्मा के नाम से। उसके बाद ये बांग्लादेश से, इसमें ये बांग्लादेश नहीं, ये मणिपुर से, इसमें मणिपुर से एक, इसमें ये मणिपुर है हमारा, कौन सा मणिपुर से, इसमें एक मणिपुर से इसमें बराक नदी निकलती है। कौन सी नदी? बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। मणिपुर से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी बराक नदी। इसको बांग्लादेश में हम लोग कहते हैं मेघना। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? मेघना नदी। अब इसमें जहाँ पे ये तीनों का संगम हो जाएगा, ये जैसे ये तीनों का संगम, जैसे तीनों का संगम तो नहीं होगा, ये यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र या ये पद्मा इसमें मिलेगी, तो कौन सी नदी की संयुक्त धारा बढ़ेगी? ये पद्मा बढ़ेगी, पद्मा बनेगी। उसके बाद ये यहाँ पे ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अब जब ये पद्मा इसमें बराक ये मेघना नदी में मिल जाएगी तो ये मेघना नाम से जानी जाती है। और यहीं पे ये डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सा डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां? गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र। ये फिगर हो गया हमारा। चलिए अब हम इसमें आपको बता देते हैं, इसमें लिख देते हैं इसका उद्गम मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से होता है। इसका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील इसमें लिख देते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। इसको सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। हमने बताया था आपको, तिब्बत के पास ही है। अब इसमें बनाने को उतना जगह नहीं, उसे मैप से बनाते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारंगल, इसको तिब्बत में बोलते हैं। आगे इसमें बात करेंगे, इसमें इसको यारंगल जारवो जो है चाइना में बोला जाता है। उसके बाद इसको अरुणाचल प्रदेश, ये भारत में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए सर्वप्रथम पढ़ेंगे सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, चाइना में यारंगल जारवो। उसके बाद यह नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेते हुए, कहां से? नामचा पर्वत के पास अक्षसंघीय या यू मोड़ लेते हुए यांग याद दर्रे से, कौन सा दर्रा है ये हमारा? यांग याद दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? यांग याद दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वह भारत में प्रवेश करती है इसे यांग याद दर्रे से। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी। कौन सी? दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है। इसमें दिबांग व लोहित नदियां पासीघाट सदिया में आके मिलती हैं। कौन सी दो नदियां? दिबांग नदी एक, लोहित नदी पासीघाट सदिया में आके मिलती हैं। इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यह असम में ही एक द्वीप का निर्माण करती है। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली द्वीप। अब ये इसे जिला घोषित कर दिया गया है असम का एक। उसके बाद इसमें बात करेंगे धुबरी से पासीघाट सदिया तक रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी का मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये घरों में जो रैंप बहता है ये इसे कहते हैं रैंप घाटी में बहती है। और यह गुम्फित जलमार्ग में भी बहती है यह नदी। चलिए इसमें गुम्फित जलमार्ग हम आगे लिखा देंगे इसमें, ठीक है। गुम्फित जलमार्ग ये इसकी एक और विशेषता है। ये कौन सा? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। इसे जिला घोषित कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यह नदी धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है हमारी कौन सी नदी? ये कौन सी नदी हम बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद जब इसमें पद्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंगा। इसे भागीरथी इसका बीच में नाम पड़ता है बांग्लादेश के पहले। किसका? हमारी गंगा नदी का। इसकी पद्मा जब इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो इसकी ये संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र यहां से खत्म, अब इसे क्या कहेंगे? पद्मा। वह जब पद्मा में हमारी मेघना नदी आके मिल जाती है
तो इसी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना। ठीक है, उसके बाद ये डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में, अरब सागर में तो हमारी नर्मदा व ताप्ती गिरती है, अरब सागर में हमारी सिंधु गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया हमारी मेघना नदी को हम लोग या मणिपुर से निकलते हैं, इसे बराक नदी के नाम से जानते हैं। चलिए ये फिगर बना लीजिएगा। फिर हम लोग आज तो ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा समय इसी में रिवीजन में ही चला जाता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लिखना क्या है, लिखना तो हम चाहे जितना लिखवा दें उतना कम है, लेकिन हमारे दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, या केवल हम कॉपी में नोट्स से बनाते चले जा रहे हैं। अरे नोट्स का क्या करेंगे, नोट्स तो बहुत सारे बने हुए रखे हैं, चाहे जितना आप पढ़िए नोट्स तो बने रखेंगे तो ज़िंदगी भर रखे रहेंगे, लेकिन चीज़ें हमारे दिमाग में भी तो सेट होनी चाहिए। और नोट्स लेकर तो हम पेपर देने जाएंगे नहीं कि हाँ भैया नोट्स रख लिया सामने, दिमाग में कुछ नहीं, उसे देख के लिख देंगे। अब ऐसा तो है नहीं। चलिए ये फिगर बना लीजिएगा। कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी धुआंधार तरीके से, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को खत्म करके आ जाएंगे इसमें हम लोग भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में। कौन सी, हमने नदियों को दो भागों में बांटा था, याद होगा आपको। एक हमारा था हिमालयी नदियां और एक थी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां, याद है आपको। उसके बाद हम ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली जैसे ही हमारी खत्म होगी, हमारी आ जाएगी भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों में। चलिए उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं अपनी कौन सी, कल 8वीं क्लास होगी हमारी। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को।